स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अपना मैथ में। आज की इस वीडियो में हम फिर बात करेंगे अपने एक प्रैक्टिस सेट की और इसमें हमने एसएससी जीडी के लेवल के मैथ के 20 सवाल लिए हैं। तो देखते हैं इसमें कैसे कैसे सवाल हैं और क्या इन सवालों को सॉल्व करने के अच्छे तरीके हैं, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे और किन बातों को एग्जाम में हमें ध्यान रखना है मैथ के क्वेश्चन करते समय। तो इसमें पहला सवाल है कि लगातार 8 नंबर दिए गए हैं, यदि मध्य में दिखाई देने वाली दो संख्याओं का औसत 6 है तो दी गई 8 संख्याओं का योग बताइए। बहुत आसान सवाल है, इसमें पेन चलाने की कोई खास ज़रूरत है नहीं, लेकिन पहले आप इसके कॉन्सेप्ट को समझें कि कैसे ऐसे सवालों को हम करते हैं। ध्यान से देखें, कहीं भी अगर लगातार आपको दे रखा है, लगातार का मतलब है अगर मान लो यहाँ 2 है तो यहाँ 3 हो सकता है, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, इस टाइप से चलाएगा। अब लगातार कैसे कैसे लगातार हो सकते हैं। औसत वाले में आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि लगातार चाहे वो सम हो या विषम हो या फिर क्रमागत हो, उसमें हमें लगातार है तो आप एवरेज बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। देखें, अभी कैसी भी संख्याएं हैं, अगर एक संख्या ये है और एक लास्ट वाली है, अगर आप इन दोनों का एवरेज निकालोगे तो वही एवरेज आएगा जो आप इन दोनों का निकालोगे और वही एवरेज आएगा जब आप इन दोनों का निकालोगे। तो हमारे पास ये दे रखा था कि भाई 8 संख्याएं हैं, तो चलो 2 संख्याएं आप और बना लें। हमने 1-2 संख्याएं और ले ली। अगर आप इन दोनों का एवरेज निकालोगे तब भी आपको वही एवरेज मिलेगा कि जो इन बीच वाली संख्याओं का दे रखा है। तो ये कह रहे हैं कि इन बीच वाली संख्याओं को जो एवरेज है वो कितना है 6 और संख्याएं टोटल कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8। ये बनाने की ज़रूरत नहीं है। और आप एक चीज़ जानते हैं कि अगर औसत के अंदर संख्या से गुणा कर दें तो हमारे पास योग मिल जाता है। अगर औसत में संख्या से हम गुणा कर दें तो क्या मिल जाता है, योग। औसत हमें पता है कितना है 6 और संख्याएं भी हमें पता है कितनी है 8, तो टोटल कितना मिला हमारे पास 48। और यही आपसे पूछा है कि इनका एवरेज का जो योग है टोटल संख्याओं का वो कितना है, तो इसका आंसर हो गया 48। कहीं भी आपको अगर ये लगातार वाला मैटर दे रखा है तो आप डायरेक्ट इनकी गुणा करके योग निकाल लिया करें। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला क्वेश्चन है कि एक पुत्र और पिता की आयु का अनुपात 1:4 है। 9 वर्ष के बाद अनुपात 2:5 हो जाएगा। पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है। देखें ध्यान से, ये अपने पास कोई पुत्र है इनका और ये इनके पिताजी हैं। पुत्र और पिता का जो अनुपात है वो है 1:4, यानी अगर ये 1 साल का लड़का है तो इनके पिताजी उस समय 4 साल के हैं। उसके बाद 9 साल के बाद अगर लड़का 2 साल का होता है तो पिताजी कितने के हैं 5 के। ये आपको अनुपात दे रखा है। अब देखें ध्यान से, 9 साल के बाद है तो 9 साल तो इस लड़के भी बढ़ेंगे और 9 साल इनके पिताजी के बढ़ेंगे। जब भी एज बढ़ती है तो दोनों की बढ़ेगी और घटेगी तो दोनों की घटेगी। अब आपको करना क्या है, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। 5 एकम 5 और 4 दूनी 8। 8 में और 5 में जो भी डिफरेंस है वो आप लिखेंगे। तो हमने देखा 4 दूनी 8, 5 एकम 5, डिफरेंस मिला हमें 3 का। अब आगे पहुँचें। अब आप इसकी गुणा करेंगे, 2 नेम 18 और 5 नेम 45। आप इसकी गुणा कर लें, 18 में से आप 45 या 45 में से 18 का डिफरेंस देखेंगे तो आपके पास बचेगा 27। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 9। आपसे ये पूछा है कि पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, तो 1 अनुपात है और 1 अनुपात की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 9 साल और यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछते पिताजी कितने के हैं वर्तमान के, तो 4 नेम 36 साल के इनके पिताजी हो जाते, जो कि आपसे पूछा नहीं गया था। फिलहाल हमारा इस स्टेप से, तो कहीं भी एज वाले अनुपात वाले हैं तो आप इस टेक्निक से इसको निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखें अगला क्वेश्चन अपना क्या कहता है। अगला सवाल है कि एक चोर 1:30 बजे कार चुराता है और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलाकर ले जाता है। चोरी का पता दोपहर 2 बजे चल जाता है और कार मालिक एक दूसरी कार से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसका पीछा करता है, तो चोर कितने बजे पकड़ा जाएगा। देखें कैसे करें भाई। 1:30 बजे इसने कार चुराई है। पहले आप ये देखें ध्यान से कि 1:30 बजे कार चोरी हुई और मालिक को पता चला है 2 बजे, तो इसका मतलब इसके बीच में आधे घंटे का गैप आ चुका है। और जो चोर है वो 40 की स्पीड से भागा है, तो आधे घंटे में जो दूरी बनी होगी वो कितनी बनी होगी 20 किलोमीटर।
यानी चोर अब आधे घंटे में केवल 20 किलोमीटर गया होगा, क्योंकि 1 घंटे में 40 जाता है। मालिक ने भागना शुरू करा उसके पीछे पीछे। चोर की स्पीड है 40 और मालिक की स्पीड है 50। इसका मतलब 1 घंटे में जो मालिक की कार है वो चोर की कार से 10 किलोमीटर तेज चल रही है। तो हमें कितना जाना है? 20 किलोमीटर। तो हमारे पास जो स्पीड है वो कितनी है? 10, और 10 से आप इसको डिवाइड करेंगे, आपके पास समय आ जाएगा। देखिए यहाँ दूरी दे रखी थी, हमें समय निकालना है। ठीक, तो समय कैसे निकालेंगे? समय बराबर होगा दूरी बट्टे चाल। हमारे पास 20 किलोमीटर की दूरी है, चाल है अपने पास 10, आंसर आ गया अपने पास 2 घंटा। अब पूछा ये है कि ये कार वो जो चोर है पकड़ा कब जाएगा? तो मालिक ने 2 बजे चालू करा अपना काम और 2 घंटे लगे हैं, तो ये शाम 4 बजे चोर आराम से पकड़ लिया जाएगा, और यही इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल। और अगला क्वेश्चन है कि कॉलेज में अंजना ने इतिहास में 150 में से 80 अंक और अंग्रेजी में 120 में से 95 अंक प्राप्त किए। यदि वह 3 विषयों में 70% अंक प्राप्त करना चाहती है तो उसे भूगोल में 100 में से कितने न्यूनतम अंक प्राप्त करने चाहिए? बहुत आसान सवाल। देखें हमारे पास 3 सब्जेक्ट हैं। पहला सब्जेक्ट है हमारे पास 150 नंबर का, और 150 नंबर में इसके आ चुके हैं कितने नंबर? 80 नंबर, वो हमने यहाँ लिख लिए। दूसरा पेपर है 120 नंबर का, और इस 120 में भी इसको ला चुकी है नंबर 95 नंबर। और तीसरा एक पेपर और है 100 नंबर का, और इसमें कितने नंबर लेकर आएगी इसी बात का हमें नहीं पता है। अगर हम इनका टोटल जोड़ लें कि टोटल पेपर कितने का है, तो टोटल पेपर बनेगा 370 नंबर। ठीक, अब इसको चाहिए इस 370 का 70%। अगर आप 370 का 70% आप करोगे तो आपके नंबर जो आने चाहिए वो कितने आने चाहिए? देखें जरा ध्यान से। 7 सत्ते हो गए 49, 7 तीन 21, 21 और 4 25, 259 नंबर आने चाहिए। हमारे पास अब तक कितने आ चुके हैं? ये 5 और 9 और ये 17, 175 नंबर आपके आ चुके हैं। तो हम देख लेंगे कितने नंबर हमें लाना है। तो 84 नंबर अगर इसके और होते तब जाके इसके नंबर बनते 259, और 200 जो 59 है ये 370 का 70% हो जाएगा। फिलहाल इसमें से हमारे ऑप्शन में कोई आंसर नहीं था, तो इसका सही आंसर बनेगा इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखें अगला सवाल अपना क्या है इसमें, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हैं, ये सब कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए सवाल हैं। अगला क्वेश्चन है कि हरीश ने 18:40 बजे अपनी यात्रा शुरू करी और 22:20 बजे पे समाप्त कर दी। तो बताया उसको यात्रा में उसने कितना समय लिया। देखें ध्यान से, यात्रा इसने ख़त्म कब करी है? 22:20। 22:20 पर यात्रा ख़त्म करी है, और स्टार्ट कब करी थी? 18:40। तो हम ये देख लें इसको घटा के कि हमारे पास टाइम कितना है। आप घटाना जानते ही हैं भाई, 20 में से 40 जा नहीं सकता, तो हम इससे 2.5 लेंगे, लेकिन ये घंटा है और ये मिनट है तो ये घंटा ही दे पाएगा। जब आप इधर से 2.5 लेंगे तो इधर से पूरा घंटा आएगा, तो ये 60 मिनट बना लेगा। ठीक, अब देखें यहाँ पे 60 और 20 80 हो गए। 80 में से अगर आप 40 निकालोगे तो 40 बचेगा। यहाँ से एक 2.5 जा चुकी है, तो अब यहाँ 20 की जगह कितने घंटे रह गए? 21, और 21 में से आप 18 निकालोगे तो आपके पास बचेगा 3, यानी 3 घंटे 40 मिनट की उसकी यात्रा थी, और यही इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखें अगला सवाल अपना क्या है। अगला सवाल ये है कि 200 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती हुई एक पुल को 30 सेकंड में पार करती है, तो पुल की लंबाई बताइए। सबसे पहले हमारे पास फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि चाल बराबर दूरी बटे समय। एक ही फार्मूला है बहुत इम्पोर्टेंट कि चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल हमारे पास कितनी दे रखी? 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, 5/18 करा तो ये बन गया मीटर पर सेकेंड। आगे आ जाएं। जब भी कोई रेलगाड़ी किसी भी पड़ी चीज़ को पार करे, पुल हो, सुरंग हो या कोई भी खड़ी हुई रेलगाड़ी है, तब आपको जोड़ना है। आपसे इसमें पूछा है 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक पुल को पार कर रही है, तो पुल की लंबाई बताओ। तो पुल की लंबाई हमें नहीं पता, x है। इसमें रेलगाड़ी कितनी है? 200। पड़ी हुई चीज़ में रेलगाड़ी और पुल, जो पड़ी हुई चीज़ है वो आपको जोड़ना पड़ेगी। समय हमारे पास दे रखा है इसके अंदर 30 सेकेंड, तो नीचे आप इसके 30 लगा लें, बस अपना काम हो चुका है। 18 से अगर आप काट लोगे तो 18 तियाँ होते हैं 54, 5 तियाँ 15, तो यहाँ हो गया 15,
नीचे कुछ नहीं तो 1, यहाँ मिलेगा x प्लस 200 और नीचे आ गया अपने पास 30। अगर आप ईमानदारी से 30 की और 15 की गुणा कर लें तो आपके पास आएगा 450 और इसकी करेंगे 1 से तो ये हो गया x प्लस 200 और बराबर 15 3 45 450। ये 200 प्लस के हैं, उस साइड जाकर माइनस 450 में से 200 आप निकालेंगे तो 250 और x हमने किसको माना है, x अब की हमने माना है पुल को, तो यही आंसर हो जाएगा कि पुल की जो लंबाई है वो हो जाएगी 250 मीटर। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर, देखें अगला सवाल अपना इसमें क्या है। अगला क्वेश्चन ये है कि एक राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 10,650 रुपये हो जाती है, 6 वर्षों में 11,076 रुपये हो जाती है, तो राशि क्या है। जब भी कहीं हो जाने की बात हो इसका मतलब ये हुआ है कि उसके अंदर ब्याज भी जुड़ा हुआ है, अर्थात वो मिश्र धन है आपका। तो 5 सालों में हो रही है 10,650, तो हमने ये देखा कि 10,650 हो रही है ये 5 साल में। ठीक, आगे देखें ध्यान से, 6 साल में कितनी हो रही है, 11,076 रुपये, 11,076 रुपये हो रही है 6 साल में, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 6। अब ये देखें इनमें गैप कितना है, तो 5 में और 6 में तो गैप है भाई 1 का, वो हमने यहाँ लिख लिया, और 10,650 और 11,076 में से आप घटाओगे तो आपके पास मिलेगा इसके अंदर 426 रुपये। 426 इसमें आप गुणा कर लें 426 से, और जो भी गुणा करके आए वो आप इसमें से घटा लें, तो गुणा करें जरा 5 से, तो ये हो गया 5 छक 30, 5 दूनी 10 और 3 13, 5 चौक 20 और 1 21, और जैसे ही आपने इसमें से घटाया आपके पास मिला यहाँ पे 0, 5 में से 3 निकालोगे मिलेगा 2 और ये मिलेगा 5 और आप 10 में से 2 घटाओगे 8, तो 8520 रुपये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर आप इसको 6 से गुणा करोगे तो आपको इसमें से घटाना है, और अगर आपने 5 से गुणा करिए तो इसमें से घटाना है। ये आपका मूलधन निकल आया, आपका ये 1 साल का ब्याज है, मूलधन भी पता है ब्याज भी पता है, अगर आपसे दर पूछी जाए तो आप दर भी इसकी निकाल सकते हैं। फिलहाल हमसे इसमें ये पूछा था कि इसका मूलधन कितना है, तो सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर, देखें अपना अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल ये है कि एक वैक्यूम क्लीनर को लागत मूल्य से 30% अधिक अंकित किया जाता है और अंकित मूल्य पर 24% की छूट दी जाती है, लाभ या हानि का प्रतिशत बताइए। भाई हमने ये मान लिया कि वैक्यूम क्लीनर हमारी लागत कीमत 100 रुपये की है, ठीक, हमने इसको 100 रुपये मान लिया, हमें कुछ नहीं पता, लेकिन जैसे ही हम 100 रुपये लेकर गए हमने क्या करा, इसको बढ़ा के ले दिया, और कितना बढ़ाया, 30% बढ़ा दिया, तो इसका हमने कर लिया 130%। आप फ्रैक्शन भी इसको कर सकते हैं क्योंकि फ्रैक्शन में कोई नई बात नहीं है, डायरेक्ट आप इसको लिख सकते हैं। आगे ये कह रहे हैं 24% की छूट दी गई, अगर छूट दी जाएगी 24% की तो हमारे पास केवल और केवल 76% ही बचेगा, वो हम यहाँ लिख लेंगे। आप आराम से इसको काट लें, 0 से 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, गुणा करें 13 की, 13 छक हो गए 78, हासिल हो गए अपने पास 7, 13 सत्ते 91, 91 और 7 हो गए 98, और एक 10 था हमने यहाँ भाग कर लिया तो हमारे पास ये वैल्यू निकल आई 98.8। तो अगर आपकी कोई चीज़ 100 रुपये की थी और आज वो 98 रुपये 80 पैसे की रह गई तो आप बता सकते हैं कि 1 रुपये 20 पैसे का नुकसान, और ये नुकसान आपका 100 पे है तो 1.2% की आपको हुई है भाई हानि, और यही इस सवाल का हो जाएगा आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर, देखें अपना अगला सवाल इसमें क्या है। अगला सवाल ये है कि एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:1 है, 4 लीटर पानी मिलाने पर दूध और पानी का अनुपात 5:1 हो जाता है, मूल मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी थी। देखें ध्यान से, दूध और पानी का अनुपात आपको दे रखा है अभी, बहुत आसान। दूध और पानी का जो अनुपात है वो है अपने पास 5:4, तो दूध 5 है तो ये 4 है। आगे ये कह रहे हैं 5:4 नहीं 5:1 है। आगे ये कह रहे हैं अगर हम इसमें 4 लीटर पानी मिला दें तो दूध पानी का अनुपात 5:2 हो जाता है। अब आपको इसमें देखना ये है कि मिलाई क्या चीज़ गई है, तो इसमें पानी मिलाया गया है। अगर पानी मिलाया गया है तो दूध सेम रहना चाहिए, तो दूध पहले भी 5 था आज भी 5 है। अगर ऐसा है तो कोई टेंशन नहीं। तो ये देखें बढ़ा कितना, 1 से 2 हो गया, इसका मतलब 1 बढ़ा है,
और सवाल में कितना बढ़ाया गया है 4 लीटर, यानी इस एक की वैल्यू 4 है। तो आपसे पूछा है दूध कितना था, तो 5 चौक 20, और यही इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा कि मिश्रण में जो पहले दूध था वो 20 लीटर था। और अगर पूछे आज कितना है, तो आज भी दूध 20 लीटर होगा, क्योंकि ना तो हमने दूध निकाला है और ना ही उसमें कुछ डाला है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला देखें क्या कहता है अपना क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है कि किसी पद के लिए 150 आवेदकों में से 70 पुरुष हैं, 70 पुरुष हैं और 80 के पास ड्राइविंग लाइसेंस हैं। ड्राइविंग लाइसेंसधारी पुरुषों की अधिकतम और न्यूनतम संख्या का अनुपात क्या होगा। टोटल अपने पास कितने हैं भाई, 120 आवेदक हैं। ध्यान से देखें सवाल को, बहुत ही अच्छा सवाल है। 120 और इसमें बटे हुए हैं, कौन कौन है, पुरुष हैं और महिलाएं हैं। पुरुष अपने पास हैं 70, तो आप ये बता सकते हैं महिला 50 बची होंगी। ठीक, ये हमारे पास संख्या दे रखी है। और जो लाइसेंस वाले लोग हैं वो टोटल कितने हैं अपने पास, 80। आपसे ये पूछा है कि अधिकतम हम पुरुष कितने ले सकते हैं, पुरुष अधिकतम हम कितने ले सकते हैं और पुरुष हम न्यूनतम कितने ले सकते हैं। ये दो बातों का आपसे अनुपात पूछा है। अब आप हमें ये बता दें कि जब आपके पास पुरुषों की संख्या 70 है तो अधिकतम आप 70 ही ले सकते हैं या 70 से ज़्यादा ले आएंगे, कहाँ से ले आएंगे पकड़ के। भाई अधिकतम 70 है तो 70 ही ले पाएंगे। अब बात आ रही है न्यूनतम की, हम कितने ले सकते हैं। अच्छा, न्यूनतम कैसे लोगे आप, आपको 80 चाहिए। न्यूनतम हम तब लेंगे कि इस 80 में ज़्यादा से ज़्यादा हम महिलाएं ले लें। तो हमारे पास महिला कितनी है, 50। पुरुष कम से कम करने के लिए हमें महिला अधिक से अधिक लेना पड़ेगी। और हम ये देख रहे हैं कि हमें 50 लेना है, 80 लेना है, और 80 में 50 अगर हमने महिला ले ली, सब महिला ले ली, फिर भी हमारे पास 30 आदमी लेने पड़ेंगे। तो ये हो गए कम से कम, क्योंकि हमें 80 चाहिए। 80 में हम ऐसा कर सकते हैं 50 महिला ले लें, लेकिन मजबूरन हमें फिर भी 30 आदमी लेने पड़ेंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा हमारे पास महिलाएं नहीं हैं। 0 से 0 कैंसिल, और अपने पास अनुपात बचा इसका 7:3। बहुत ही प्यारा और शानदार सवाल था, आप इसको आराम से कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल पर। देखें अगला सवाल अपना क्या है इसमें। अगला सवाल है कि भाई दो संख्याओं का लासा 2079, मासा 27, यदि एक संख्या 189 तो दूसरी संख्या बताइए। बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है कि अगर कहीं भी आपकी दो संख्याएं a और b है तो ये जो इनकी गुणा होगी वो गुणा होती है एलसीएम और एचसीएफ के गुणा के बराबर, यानी लासा और मासा के बराबर। ये आपको ध्यान रखना है। अब हमारे पास इसमें क्या है, एक संख्या दे रखी है 189, वो हमने यहाँ लिख ली। दूसरी संख्या हमें नहीं पता, वो हमने b मान ली। एलसीएम हमें दे रखा है 2079, और आपके पास एचसीएफ दे रखा है इसके अंदर 189 नहीं, 189 नहीं, एचसीएफ दे रखा है अपने पास 27। बस आपका काम हो चुका है। अब आप किसी एक नंबर से इसको काट लें। पहले तो आप इसे 9 से निपटा लें। 9 दूनी 18, 9 एकम 9, और यहाँ बचेगा b, और इधर देखें जरा, इसको काटें। 9 दूनी 18, 2 बचे अपने पास, और ये होगा 9 तियाँ 27 और 9 एकम 9। आगे पहुँचें, 27 अपने पास वैसे ही दे रखा है, यहाँ लिख लें। अब देखें ध्यान से, 21 से ये कटेगा। 21 एकम 21, कितना बचा 2, 21 एकम 21, और ये बचा 27। 27 की आप गुणा कर लें तो ये मिलेगा अपने पास 297। तो जो दूसरी संख्या है वो कितनी होगी, 297। कुछ नहीं था इसमें सिवाय काटा पीटी थी, और आप इसको आराम से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखें अपना अगला क्वेश्चन इसमें क्या है। अगला सवाल है कि यदि एक भिन्न के अंश में 250% की वृद्धि कर दी जाए और हर में 400% की वृद्धि कर दी जाए तो परिणामी भिन्न 7/19 प्राप्त होती है, तो मूल भिन्न क्या थी। जब भी मूल भिन्न की बात करेंगे आप अंश और हर में भिन्न होती है, तो हम ये मान लिया इसका अंश x/y थी। अब कह रहे हैं अंश में अगर हम वृद्धि कर दें 250% की, तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी वृद्धि होगी तो परसेंटेज में आपको 100 जोड़ के लिखना है, और अगर कहीं कमी होगी तो 100 में से घटा के लिखना है। 250% की वृद्धि हुई है तो आप यहाँ लिखेंगे 350, क्योंकि आपको 100 में 250 जोड़ना है।
उसके बाद हर में जो ये वृद्धि हुई है 400 की, तो 100 में आपने 400 जोड़े तो यहाँ मिलेंगे आपको 500। परसेंटेज यहाँ लगाना है, परसेंटेज यहाँ लगाना, ये कट जाएगी। और अपने पास ये दे रखा है कि अब हो जाती है ये कितनी, 7/19, तो यहाँ 7 लिख लें और ये 19 लिख लें। कैंसिल कर लें आप, 0 से 0 खत्म, 5 से काटोगे 5 सत्ते 35 और 5 से काटोगे 10, 7 से ये 7 कैंसिल, तो यहाँ बचाएगा x, यहाँ बचाएगा y, गुणा में बचा 10, इधर बचा 1, नीचे बचा 19, ये 10 गुणा में ऊपर पहुँच जाएगा, तो ये हो गया x/y और यहाँ आ गया 10 एकम 10 और नीचे 19। जो हमने भिन्न मानी थी वो सही आंसर हो गया कि हमारी पहली जो भिन्न थी वो थी अपने पास 10/19। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखें अगला सवाल अपना क्या है। और अगला सवाल है कि यदि 20 प्रेक्षणों का औसत x1, x2 और ये x20 तक दे रखे हैं, इनका औसत 22 था पहले, यानी कोई भी 20 हैं संख्याएं आप मान सकते हो कि इनका एवरेज पहले 22 था। लेकिन ये कह रहे हैं x - 101, x2 - 101, यानी हर उसमें से हमने 101 घटा दिया तो नया औसत क्या होगा। पहले औसत कितना था अपने पास 22, और अगर सब में से कोई चीज़ घटाई जाती है तो वही चीज़ आप औसत में से घटा दिया करें, और औसत में से घटा कितना है 101, तो इसमें से भी आप 101 घटा दें तो नया औसत आपका आ जाएगा 22 - 101। इसमें कोई भी करने की खास ज़रूरत नहीं है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि अगर कोई भी चीज़ का औसत दे रखा है और हर संख्या में अगर घटाया जा रहा है तो आप हर संख्या में से अगर घटाया जाए तो औसत में से वही घटा दें तो नया औसत आपका वही आएगा। अगर हर संख्या में कुछ ना कुछ जोड़ा जाता है तो आप भी उस औसत में वही जोड़ दें। अगर गुणा करी जाती है तो आप गुणा कर दें, यानी जो वो हर संख्या के साथ करें तो आप वही काम अपने औसत के साथ कर लें और आपका वही औसत नया औसत बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखें अगला सवाल अपना क्या है। अगला क्वेश्चन है कि ABC एक काम को 10 दिन, 15 दिन और 25 दिनों में कर सकते हैं। A उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है यदि B और C हर तीसरे दिन उसकी मदद करें। देखा ध्यान से, 3 लोग हैं अपने पास, एक A है, एक B है और एक C है। दिन आपके दे रखे हैं 10, 15 और 25। ये 10 दिन में कर सकता है, ये 15 दिन में कर सकता है और ये 25 दिनों में कर सकता है। इसका आप एलसीएम ले लें। इसका एलसीएम आ जाएगा अपने पास 150। बस हो गया अपना काम। 10 में आपको गुणा करना पड़ेगी 15 से, और 15 में आपको गुणा करना पड़ेगी 10 से, और 25 में आपको गुणा करना पड़ेगी 6 से। ध्यान से देखें कि जब पहला दिन आएगा तो पहले दिन आपको सिर्फ A नज़र आएगा काम करते हुए, तो 15 काम करेगा। अगला दूसरा दिन जब आएगा तब भी कोई नहीं है इसके साथ, ये अकेला काम करेगा। लेकिन जैसे ही तीसरा दिन आया तो B और C इसकी मदद के लिए आ जाते हैं। तो अब ये 3 काम करेंगे, 15 और 10 25 और 6 31। अपने पास कितने काम दिन हो गए? 3 दिन। तो हमने ये देखा कि 3 दिनों में काम कितना हो पाया। तो 3 दिन में 15 और 15 30 और 31 लास्ट में हुआ था तीसरे दिन, तो टोटल काम हो गया अपने पास 61। तो 3 दिन में 61 काम हो पाया है। अगर हम 3 दिन और करा लें तो 6 दिन में अपने पास कितना काम हो जाएगा आप ये देखेंगे। 2 से गुणा करिए तो 2 एकम 2, 2 छम 12, 122। अब कहानी खत्म हो गई। इसके बाद फिर से नंबर किसका है? A का। तो अगर एक दिन आप और काम कराएंगे तो आपका सिर्फ और सिर्फ 15 काम हो पाएगा। अब देखें 150 काम था, 22 काम हो चुका है, तो कितना बचा अपने पास यहाँ पे? 28 काम। 28 में से 15 हमने और करा लिया, तो अब कितना बचेगा अपने पास? 13। लेकिन ये तो 15 कर सकता है, तो 7 दिन में कितना काम हो गया यह ध्यान से देखें। और काम बचा कितना अपने पास? 13। और करेगा कौन? ये 15। तो बस यही आपका आंसर हो गया, 7 सही 13/15। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखें अगला सवाल अपना क्या है। और अगला क्वेश्चन है कि एक संख्या को 68 से विभाजित करने पर भागफल 269 और शेषफल 0 प्राप्त होता है। यानी कुल मिला के बात यह है, कोई भी एक संख्या है जिसको हम डिवाइड करते हैं तो 269 और शेषफल कट जाती है पूरी तरीके से। बात यह है, तो उस संख्या को 67 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। तो आप कुछ ना करें, सीधे 68 को 67 से डिवाइड कर दें और जो शेषफल बचे वही आप इसमें आंसर लगा लें। तो यहाँ कितना बचा है? 1, और यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखें अगला सवाल अपना क्या है।
अगला क्वेश्चन ये है कि एक त्रिभुज की भुजाएं हैं 7, 9 और 12 के अनुपात में है। तो मान लो हमारे पास ये 3 भुजाएं हैं, एक 7 है, एक 9 है और एक 12 है। आगे ये कह रहे हैं कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी जो भुजा है उसके बीच में 15 सेंटीमीटर का अंतर है। तो हमने ये देखा कि सबसे छोटी तो 7 है और सबसे बड़ी 12 है, तो इन दोनों में कितना फ़र्क है? 5 का। भाई 12 में और 7 में 5 का फ़र्क, लेकिन सवाल में ये कह रहा है 15 का फ़र्क है। तो 5 की वैल्यू 15, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 3। आपसे पूछा सबसे बड़ी भुजा कितनी है, तो 12 की वैल्यू पूछिए। अगर 1 की वैल्यू 3 है तो 12 की वैल्यू कितनी हो गई? 36 सेंटीमीटर, और यही इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखें अगला सवाल अपना क्या है। अगला क्वेश्चन अपने पास मेंसुरेशन से है कि दो वृत्तों की परिधियों के बीच में 132 सेंटीमीटर का अंतर है। यदि छोटे वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर और बड़े वृत्त की त्रिज्या आपको बतानी है। देखें परिधि क्या होती है? 2πr। तो हमने ये मान लिया कि बड़े वृत्त की जो त्रिज्या है वो हमने r मान ली, और छोटे वृत्त की जो त्रिज्या दे रखी है तो वो कितनी दे रखी है? 14 बस। और ये इनका डिफरेंस कितना है? 132 का। भाई 2πr क्या होती है? परिधि। 2πr क्या होती है? परिधि। बड़े वाले की हमें त्रिज्या नहीं पता, हमने r लिख लिया। छोटे वाले की पता है तो हमने 14 लिख लिया। इन दोनों में फ़र्क कितना है? 132 का। 2π आपका बाहर है, कॉमन दोनों से कर लेंगे, तो यहाँ बचेगा r और यहाँ बचेगा सिर्फ और सिर्फ 14। ये मिला 132। वैल्यू लगा लें आप। 2 और पाई का मान आप जानते हैं 22/7। यहाँ पे अपने पास है r - 14 बराबर 132। आप इसको काट लें 22 से, तो देखें 22 से चला जाएगा ये 6 बार। 22 छक होते हैं 132, और इसको आप काट लें यहाँ से, तो ये चला जाएगा 2 3 6। तो ये हो गया अपने पास r - 14 और बराबर ये 7 भाग में, उधर गुणांक पहुँचेंगे 7 3 21। हमें चाहिए r, ये माइनस के 14 है, उधर पहुँचेंगे प्लस में, तो 21 में आप 14 जोड़ोगे तो आपके पास मिलेगा 35। तो जो बड़ा वाला वृत्त है इसकी त्रिज्या कितनी है? 35 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखें अगला सवाल अपना क्या है। अगला सवाल ये कहता है भाई कि एक किसान अपने n गाय के झुंड को इस प्रकार बांटता है कि पहले पुत्र को झुंड की आधी गाय, दूसरे पुत्र को पूरे झुंड की 1/4 और तीसरे पुत्र को पूरे झुंड की 1/5 गाय देता है, और चौथे पुत्र को 9 गाय मिलती हैं। तो n का मान बताइए। बहुत आसान सवाल है। देखें इसमें क्या क्या दे रखा है। हमने इसका मान लिया कि 4 पुत्र थे। एक पुत्र A था, एक B है, एक C है और एक D है। टोटल गाय कितनी है इस बात का हमें कुछ नहीं पता। पहले वाले पुत्र को मिली है 1/2 गाय, तो हमने इसके नीचे 1/2 लिख लिया। तीसरे को मिली है 1/4, सॉरी दूसरे को मिली है 1/4, तो 1/, हमने 4 लिखा, और तीसरे को मिली है 1/5, 1/5 लिखा, और जो बची वो इसको मिली है D को। तो आप कभी भी ऐसा सवाल आ जाए तो ये देखेंगे जो इनके नीचे आपको नंबर दिख रहे हैं, यानी हर 2 4 5, ऐसा कौन सा नंबर है जो इन सब के पहाड़े में आता है, तो इसका मतलब आप इनका एलसीएम चाहते हैं। तो 5 4 2, तो 5 4 2 का एलसीएम आ जाएगा 20। तो हमने ये मान ली कि टोटल गाय कितनी थी हमारे पास? 20। अगर आप 20 का 1/2 करोगे तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले वाले को 10 गाय मिली हैं। अगर आप 20 का 1/4 करोगे तो आपका आंसर आएगा 5। अगर आप 20 का 1/5 करोगे तो आपको मिलेंगे 4। हमने टोटल 20 गाय मानी है, जिसमें 10 गाय पहले लड़के को, 5 दूसरे लड़के को, 4 तीसरे लड़के को। तो 10 5 15 4 19। तो इसका मतलब ये हुआ जो D है इसको 1 गाय मिली होगी। गायों का हिसाब पूरा हो गया। लेकिन सवाल में इसको 1 नहीं मिली है, सवाल में इसको 1 की जगह 9 मिली है। तो अगर 1 की वैल्यू 9 है तो हमने टोटल गाय कितनी मानी है? 20। तो 20 की वैल्यू कितनी हो गई? 180, और यही इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखें अगला सवाल अपना क्या है, और अगला सवाल है अपने पास नंबर ऑफ फैक्टर से। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये नंबर ऑफ फैक्टर, और अगर आपने इसकी वीडियो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर, हमने लगभग सारे टॉपिक कराने की कोशिश करी है, और धीरे धीरे डेली आपको एक वीडियो मिल रही है, तो आप उसमें उसको देख सकते हैं। इसमें दे रखा है 2 की पावर 8, 2 की पावर 8, और आगे है अपने पास 3 की पावर 6, फिर आगे है 5 की पावर 3,
और फिर अपने पास लास्ट में दे रखा है 7 की पावर 2। कह रहे हैं इसमें अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या बताओ कि कुल कितने अभाज्य गुणनखंड हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है और अभाज्य गुणनखंड बहुत आसान भी है। अभाज्य की जब भी बात करी जाए तो पहले आप ये देखें कि इनके जो वेस दे रखे हैं क्या ये अभाज्य हैं। और अभाज्य आप संख्या जानते हैं वो संख्याएं होती हैं जो किसी से नहीं कटती हैं अपने अलावा। स्टार्टिंग होती है अभाज्य संख्याओं की 2 से, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13, 17, 19, इस टाइप से ये सारी क्या है अभाज्य संख्याएं हैं। तो हमें ये चेक करना है कि ये 2 अभाज्य संख्या है, बिल्कुल है। 3 अभाज्य है, बिल्कुल है। 5 अभाज्य है। 7 अभाज्य है। जब ये सब कुछ है फिर आपको कुछ नहीं करना। 8 में 6 जोड़ो 14, 14 में आप 3 जोड़ोगे आप 17, 17 में आप 2 जोड़ोगे 19 और यहाँ लगा दो आपका आंसर। इसका सही आंसर हो गया अपने पास 19। अगर मान लो एग्जाम्पल के तौर पर सवाल हमारा ऐसा होता कि भाई 4 की पावर 3 और 15 की पावर 2 कह रहे हैं इसमें अभाज्य गुणनखंड बताओ। तो हमने देखा 4 तो अभाज्य नहीं है भाई और ना 15 अभाज्य। अब क्या करें तो आप इसको ऐसे करके लिख सकते हैं। देखो 4 को लिख सकते हो 2 गुणा 2 और दोनों पर पावर कितनी लगेगी 3 3। ठीक, ये थोड़ा सा हटा दें यहाँ पे, डिजाइनिंग बड़ी परेशान करती है। तो यहाँ पे कितनी होगी अपने पास 3। 15 को आप कैसे लिख सकते हो 3 गुणा 5। तो हमने देखा कि 3 पे भी आपको पावर 2 लगानी है और 5 पे भी 2 लगानी है। अभाज्य गुणनखंड 2 अभाज्य है, 2 अभाज्य है, 3 है और 5 भी है, बस जोड़ने। 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10 और यही इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। अगर अभाज्य नहीं है तो आप उनके अभाज्य फैक्टर कर लें। कोई ऐसी बात मुश्किल नहीं है कि आपसे फैक्टर ना हो पाए। आगे बढ़ते हैं और लास्ट अंतिम सवाल है अपने पास टाइम एंड वर्क का। देखें कैसे इसको करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि यदि 45 व्यक्ति 30 किलोग्राम चावल 12 दिन में खाते हैं तो 24 व्यक्ति 80 किलोग्राम चावल कितने दिनों में खा लेंगे। देखें ध्यान से, MDH आपने फार्मूला सुना होगा, MDH और नीचे W, यही आपका काम करेगा। इसमें ये देखें कि काम क्या है। पहले अपने पास है 45 व्यक्ति, 45 व्यक्ति, दिनों की संख्या तलाश करें 12 दिन। घंटे इसमें देने रखे हैं तो घंटे की टेंशन आप ना लें। क्या काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं ये 300 किलो चावल खाने का। बहुत ही बेहतरीन काम है इनका कि ये 300 किलो चावल खा जाते हैं। आपसे कह रहे हैं 24 व्यक्ति कितने दिनों में, नहीं पता। चावल कितना खिलाना है इन लोगों को 80 किलो। तो आज से आपसे पूछा है कि कितने दिनों में खा लेंगे। आराम से इसको काट लें आप, 0 से 0 निपटा लें, आराम से कट जाएगा। 8 3 हो गए 24, 3 से इसको निपटा लें और 3 से आप इसको काट लें। देखो यहाँ पे ये चला जाएगा 15 बार और 15 से इसको काट लें, 15 दूनी 30 और 2 से इसे काट लें 6। तो जो दिनों की संख्या है वो अपने पास आ जाएगी 6 दिन। तो ये 6 दिन में 80 किलो चावल आराम से निपटा लेंगे। तो इस टाइप के सवाल बहुत आसान है और ये सारे सवाल कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ईमानदारी से आप हमें ये बताएं कि आप इन सवालों में से कितने सवाल सही कर सकते थे या आपने अगर करने की कोशिश करी है तो कितने आपने सवाल सही करे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।